हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहली बात तो मैं जो करना चाहूँगा कि अभी आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, तो उस ऑनलाइन टेस्ट में हमने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ जो हमारे बच्चे जिनसे हम एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं कि ये बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया है, पहली बात। नंबर टू थिंग कि अब आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है कि आपके एंड पे कमी हो सकती है या हमारे एंड पे कमी हो सकती है। अब हम जहाँ हमारे एंड की बात आती है, सो एज यू नो दैट वी आर डूइंग आवर बेस्ट एफर्ट्स। यू नो वेरी वेल कि हम डेली आपको एक लेक्चर भेज रहे हैं, कम से कम 30-35 मिनट का, जिसमें आपको थोड़ा बहुत सिलेबस आपका चलता रहे। और टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, यू नो, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर हमने काफ़ी टाइम लिया इन चैप्टरों करने में, क्योंकि ये चैप्टर हमारे बेसिक चैप्टर हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी एडवाइस उन्हीं बच्चों को है कि काइंडली एटलीस्ट वो बच्चे तो कम से कम अटेंटिव रहें कि जो बच्चे काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाई में और दे कैन स्कोर गुड। तो एटलीस्ट उनसे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, एक्सपेक्ट तो सभी से रखते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं वो तो अच्छा करें कम से कम, ताकि उनको देख के और बच्चे मोटिवेट हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि कर सभी सकते हैं, लेकिन मैं बात क्या कह रहा हूँ, बात करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिन बच्चों से हमें एक्सपेक्टेशन होती है, अगर वही बच्चे अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बट इसका एक्सेप्शन भी है। वन ऑफ द गाय दैट इज तुषार पुनिया, ही इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो उसका अभी 92 स्कोर आया है। तो यू कैन इमेजिन दिस कि 92 स्कोर काफ़ी अच्छा है। आई थिंक ही इज गेटिंग द हाइएस्ट स्कोर इन दिस ऑनलाइन टेस्ट। So you have to think about this. So all the students, those who are attentive and are regular in the classes and they are going through the lectures regularly and submitting the assignments by solving them themselves. So please don't take it as a non-seriousness. Please be serious regarding this, because we people are trying to arrange a test so that we can analyze you people on the basis of your performance. So please try to understand it. These tests are not just a joke for you. These tests have been prepared by we people so as to analyze you people on the basis of performance. हम अगर आपको एनालाइज करना चाहते हैं कि आपकी प्रीवियस नॉलेज की, आपने पीछे का आपको क्या याद है, तो आपको पहले बता दिया गया है कि आपका चैप्टर ये आएगा, फिर भी अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे, इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस. So please be serious. Please be serious, because it is better for you people on your part also and our part also. So please kindly take care of this. Let us come on the topic. So our topic is prism. तो प्रिज्म ने स्टार्ट किया था. तो प्रिज्म में हमने पहले प्रिज्म पढ़ा. पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने प्रिज्म पढ़ा. सो प्रिज्म, तो पहले हमने पढ़ा प्रिज्म. तो प्रिज्म आपका ऐसा बनता है. तो प्रिज्म आपका ऐसा बनता है. सो दिस इज ए 3D डायग्राम ऑफ प्रिज्म. हमने कल भी बताया था आपको. तो ये आपका 3D डायग्राम है. 3D डायग्राम है. फिर हमने आपको 2D डायग्राम का एग्जांपल लेकर आपको बताया कि प्रिज्म क्या है. प्रिज्म एक ऐसी फिगर है जो कि जिसमें से कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा बेस की तरफ मुड़ेगी. तो यू कैन सी लाइट इज गोइंग लाइक दिस. तो वो ऐसे मुड़ गई, फिर वो ऐसे मुड़ गई. देखिए, लाइट ऐसे जा रही थी, इससे वो ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे मुड़ी. ठीक. तो मीन्स प्रिज्म में से जब भी कोई लाइट रे पास करेगी, इट विल रिफ्रैक्ट एंड बेंड ऑलवेज टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म. So this, if this is ABC,
सो BC इज द बेस ऑफ प्रिज्म। BC क्या है? प्रिज्म का बेस है। BC क्या है? प्रिज्म का बेस है। सो BC इज द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये इसका 3D डायग्राम है। तो जब भी हमें एनालाइज करना हो कि प्रिज्म क्या है क्या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम एक 2D डायग्राम बनाएंगे जिससे हम उस पर लाइट का रे डायग्राम बनाएंगे कि लाइट किस तरह से स्ट्राइक करेगी और किस तरह रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर निकलेगी। ठीक है। फिर इसके बाद हमने किया एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट आपकी अगर ये नहीं मुड़ती तो ऐसे जाती। ठीक है। अब जब ये मुड़ गई है तो ऐसे गई फिर ऐसे गई। इट मीन्स इनिशियली लाइट रही ये थी, वो निकलने बाद यहाँ होगी। इट मीन्स निकलने का पाथ क्या है, वो कहीं पीछे से आ रही होगी। तो ये क्या है? सो वी कैन से दैट दिस एंगल, ये एंगल क्या है? ये एंगल हमारा है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है ये हमारा? ये हमारा है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। अब क्योंकि ये एंगल ऑफ डेविएशन है, तो इससे मैं क्या चाहूंगा कि अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन है तो एंगल ऑफ डेविएशन का मीनिंग क्या है? तो एंगल ऑफ डेविएशन से पहले आप ये समझिए कि ऐसे कौन सा फैक्टर है जो कि लाइट के बेंडिंग में हेल्प करता है, कि वो बताता है कि लाइट की कितनी बेंडिंग है, लाइट कितनी बेंड हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, हाउ मच लाइट इज बेंडिंग, which factor will tell us? So that is your refractive index. We know that. So refractive index is the factor which tells us that how much light is bending from its original path, and the value by which light is bending is known as angle of deviation. अब बेंडिंग का मीनिंग क्या है कि लाइट जिस रास्ते जा रही थी उस रास्ते ना जा करके अब वो किसी और पाथ से जा रही है, और देन आफ्टर ड्रॉइंग द लाइट रे डायग्राम वी विल ऑब्जर्व दैट द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट एंड द इमर्जेंट path of the light, which means angle between the incident ray and emergent ray will be your angle of deviation, will be your angle of deviation. ठीक। अब angle of deviation करने के बाद क्वेश्चन आता है कि अब लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड कर रही है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये हमारा किस चीज पे डिपेंड करेगा कि लाइट रे कितना अपने ओरिजिनल पाथ से डिपेंड कर रही है, कि लाइट आई ऐसे गई ऐसे मुड़ी, तो लाइट रे कितना मुड़ रही है, कितना बेंड कर रही है, अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फिर वो आए फैक्टर्स में, पहला फैक्टर क्या आया? पहला आया आपका, तो पहला फैक्टर क्या आया आपका? पहला फैक्टर आया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है? बेंडिंग, क्योंकि ये एक्चुअली क्या बताता है? बेंडिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या जरूरी है? हमें मीडियम पता होना चाहिए। तो पहला फैक्टर क्या आया था हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यू कैन से ईटा, दोनों ही सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो मीडियम है, रेयर और डेंस। हमें पता है कि रेयर मीडियम में डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम इज लूजली पैक्ड। रेयर मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, और डेंसर मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विल बी मोर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विल बी लेस। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ और रेयर मीडियम का कम हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम या ज्यादा होगा। इट मीन्स जितना म्यू ज्यादा होगा उतना एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, जितना म्यू कम होगा उतना एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। इसका मतलब क्या किया हमने? हमें पता लग गया कि इफ म्यू इंक्रीजेज देन एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेज। म्यू अगर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म ए। इफ ए इंक्रीजेज, और देखिए एक तो आपका ये है एंगल ए, ठीक, और एक ये एंगल है, तो इसमें लाइट ऐसे आएगी, ऐसे गई, ऐसे चली गई, यहाँ लाइट ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो आप देख सकते हो, ठीक है, यू कैन सी। यहाँ एंगल देखिए और यहाँ एंगल देखिए, दैट मीन्स एंगल ऑफ द प्रिज्म अगर बढ़ता है तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। एंगल ऑफ प्रिज्म आपका घटता है तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी घटेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बढ़ने से, म्यू और एंगल ऑफ प्रिज्म के बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। सो एंगल ऑफ ए अगर बढ़ेगा तो भी डेल्टा बढ़ेगा, एंगल ऑफ म्यू बढ़ेगा तो डेल्टा भी बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है आपका वेवलेंथ। थर्ड क्या आता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो विबज्योर आपको याद रहना चाहिए, विबज्योर। तो इसका होता है 750 नैनोमीटर और ये होता है 400 नैनोमीटर। तो वाइल गोइंग फ्रॉम वायलेट टू रेड द वेवलेंथ विल इंक्रीज। तो वायलेट से रेड की तरफ जाते हुए आपकी जो लाइट की वेवलेंथ है वो हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। वायलेट लाइट रे से रेड लाइट की तरफ जाते हुए हमेशा आपकी लाइट रे की वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। सो वाइल गोइंग फ्रॉम वायलेट टू रेड लाइट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, विल गो ऑन इंक्रीजिंग। क्या होगी? बढ़ेगी। इट मीन्स का मतलब ये हुआ कि रेड लाइट की वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मीनिंग समझिए। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इट मीन्स इट कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि उस पर्टिकुलर वेव की, उस पर्टिकुलर लाइट रे की डिस्टेंस कवर करने की ज्यादा कैपेबिलिटी है। इट मीन्स द लाइट रे विच इज हैविंग लार्जर वेवलेंथ, इट कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेज एज कंपेरिजन टू लाइट रे हैविंग लेसर वेवलेंथ। तो जिस लाइट रे की वेवलेंथ ज्यादा होगी वो ज्यादा ट्रेवल करेगी विदाउट एनी बेंडिंग। तो इट मीन्स रेड लाइट आपकी वेवलेंथ क्या है? उसकी सबसे ज्यादा है विजुअल स्पेक्ट्रम में। वायलेट से रेड की तरफ जाते हुए आपका वेवलेंथ की लाइट की वेवलेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। सो ड्यू टू इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट while going from violet to red in the visible spectrum, means विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम वायलेट बैंगनी कलर से लाल कलर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी लाइट की, प्रकाश की वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ क्या होता है? तरंग दैर्घ्य है। सो लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी। सो बैंगनी कलर से लाल की तरफ जाते हुए विजिबल स्पेक्ट्रम में हम जब भी वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो हमारी लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी। और अब क्वेश्चन आता है, लाइट की वेवलेंथ बढ़ने से मतलब क्या है? इफ एनी लाइट रे इज हैविंग वेवलेंथ ग्रेटर, इट मीन्स इट कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेज। इफ एनी लाइट रे इज हैविंग लेसर वेवलेंथ, देन इट मीन्स इट कैन ट्रेवल लेसर डिस्टेंस। इट मीन्स कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, उसके बाद मुड़ जाएगी, ऐसे गई, ऐसे मुड़ गई, या ऐसे मुड़ जाएगी। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो सीधा ट्रेवल करेगी। सो इसीलिए जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उनका हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेंजर सिग्नल अपने होते हैं, जितने भी डेंजर सिग्नल होते हैं, ठीक, वो सभी किस कलर के होते हैं? वो रेड कलर के होते हैं। बिकॉज रेड लाइट कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। इट मीन्स ताकि जो रेड कलर के जो सिग्नल्स होंगे वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो मान लो कोई 1 किलोमीटर की दूरी से कोई चीज आ रही होगी, तब भी हमें दिख जाएगी, हमारी आईज को विजिबल होगा। इसीलिए को बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। दैट्स व्हाई द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड विजिबल। की मीन्स ये लाइटें ऐसी हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दीज लाइट रेज आर द विजिबल स्पेक्ट्रम। ये सारी मिलके क्या बनाती हैं?
विजुअल स्पेक्ट्रम बनाती हैं, जिसमें कि वायलेट लाइट रे की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो इसीलिए ये ज़्यादा बैंड होती है। और आपका रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर इसको मैं इसमें बताना चाहूँ, यहाँ पर देखिए, क्योंकि लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वायलेट, ठीक है। नाउ वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। हमें पता है कि म्यू क्या होता है, इफेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सम मीडियम, ठीक है। तो ये हमें पता है। अब मुझे पता है, अगर साउंड पढ़ा होगा आपने, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, जिसको आप बोलते हो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज द वेलोसिटी। तो यहां पुट कर देता हूं, तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा म्यू। एंड वी नो दैट whenever light is traveling from one medium to another medium, the frequency of the medium will remain same। तो फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, तो ये चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक। ये वैल्यू फिक्स है, तो मीन्स म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ये चीज समझने की है। क्योंकि मुझे पता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, और v मुझे पता है लैम्डा इंटू न्यू होता है, मीन्स लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम फॉर ए लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। किसी भी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने पर भी आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम रहती है, ठीक है। तो अब म्यू क्या है, 1 अपॉन लैम्डा है, तो यहाँ से c तो सेम है ही, ये क्या है, c कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c इज कांस्टेंट, दिस इज रिमेनिंग सेम। तो म्यू किस पर डिपेंड किया, लैम्डा पे, तो मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडिंग अपॉन ओनली वेवलेंथ। किस पर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और इसी कारण हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब क्योंकि अब देखिए रेड की वेवलेंथ ज्यादा बड़ी है, तो मीन्स अगर मैं रेड की बात कर रहा हूं, रेड वेवलेंथ की, तो लैम्डा इसका ज्यादा है, तो म्यू इसका कम होगा, म्यू क्या होगा, इसका कम होगा। सिमिलरली वायलेट रे की बात करूं मैं, तो लैम्डा इसका कम है, तो म्यू क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। विद दिस रिलेशन, लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम, और लैम्डा कम तो म्यू ज्यादा। अब लैम्डा ज्यादा म्यू कम, तो म्यू कम होगा तो क्या होगा, लाइट कम बेंड करेगी, और इट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। लैम्डा कम म्यू ज्यादा, इट मीन्स लाइट ज्यादा बेंड करेगी और एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा जो है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि म्यू आपका 1 अपॉन लैम्डा आया, और डेल्टा क्या है, डेल्टा प्रोपोर्शनल टू म्यू है। इट मीन्स फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन राइट डेल्टा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। इट मीन्स डेल्टा भी लैम्डा पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये रिलेशन है। तो लैम्डा के बढ़ने से म्यू बढ़ेगा, अगर म्यू बढ़ गया इट मीन्स लाइट ज्यादा बेंड होगी, लाइट ज्यादा बेंड होगी तो एंगुलर डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर लैम्डा ज्यादा हो गया तो म्यू घट जाएगा, म्यू घटने मतलब क्या है, लाइट कम बैंड होगी, कम बैंड का मतलब क्या है कि एंगुलर डेविएशन विल बी लेसर। तो यहां से पता लगा हमें कि म्यू जो डेल्टा है वो म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डेल्टा है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट these functions means these factors or these parameters। so अगर आप एंगुलर डेविएशन की बात कर रहे हैं, एंगुलर डेविएशन के लिए हमें म्यू पता होना चाहिए क्या है, जो कि डिसाइड करेगा कि आपकी लाइट कितनी बेंड करेगी। म्यू मुझे पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म के बढ़ने से आपकी लाइट की बेंडिंग भी इफेक्ट करेगी, और आपकी बेंडिंग इफेक्ट करेगी, तो इट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन भी इफेक्ट करेगा। नंबर 3 वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर कम ज्यादा हुई
तो वेवलेंथ के कम या ज़्यादा होने से म्यू जो है वो रेसिप्रोकली चेंज हो रहा है। अगर लैम्डा ज़्यादा हुआ तो म्यू कम हो जाएगा, लैम्डा कम हुआ तो म्यू ज़्यादा हो जाएगा। और म्यू ज़्यादा कम हुआ तो क्या होगा, म्यू ज़्यादा हुआ तो लाइट ज़्यादा बेंड होगी, इट मीन्स एंगुलर डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर म्यू कम हुआ तो इट मीन्स लाइट आपकी कम बेंड होगी और एंगुलर डेविएशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्लियर। सो विद दिस वी कैन से दैट कि हमारा ये टॉपिक अभी कंटिन्यूड है। हमने 3 फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं, तो अब कुछ और फैक्टर डिस्कस करेंगे और एक में हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे आपके लिए जिसमें पता लगे कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना बढ़ा और कितना घटा। तो हमने अब प्रिज्म के फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं। तो हमने पहला डिस्कस किया क्या कि जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्वांटिटी है जो कि ये डिसाइड करती है कि हमारी लाइट रे कितना बेंड हो रही है, हमारी लाइट रे कितना बेंड हो रही है। अगर हमारा म्यू मीन्स, अगर हमारा म्यू किसी मीडियम का ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा डेंसर मीडियम है। अगर म्यू हमारा किसी मीडियम का लेसर है, इट मीन्स वो क्या है हमारा, वो हमारा रेयर मीडियम है। वो क्या है हमारा, वो हमारा रेयर मीडियम है। ठीक। नंबर 3, अब म्यू जो है, अगर म्यू आपका ज़्यादा होगा इट मीन्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ज़्यादा है, इट मीन्स लाइट जब लाइट उस मीडियम में से जिसका रिफ्रैक्टिव ज़्यादा है उसमें बैंड ज़्यादा करेगी, तो लाइट रे बैंड ज़्यादा करेगी, तो मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो है, जो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, वो आपका ज़्यादा होगा। ठीक। अब क्योंकि, अब समझिए इस चीज़ को, क्योंकि म्यू हमारा c/v होता है। ठीक। और अगर मीडियम की डेंसिटी, अगर डेंसिटी आपकी ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक। और स्पीड डिक्रीज होगी तो मीन्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर मीडियम में मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इजीली मूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा है इट मीन्स उन मॉलिक्यूल्स के बीच में मूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के इतने नज़दीक है कि वो मूव ही नहीं कर पा रहे, वो बिल्कुल चिपका के रखे हुए हैं। तो डेंसिटी ज़्यादा का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। तो मॉलिक्यूल्स इस तरह से पैक्ड हैं कि वो चल ही नहीं पा रहे। वो क्या है, वो चल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मॉलिक्यूल्स को टाइटली पैक्ड अगर मेरे हैं, अगर उनको मैंने लूजली पैक्ड करना है तो आई हैव टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक। तो इसके बाद आता है आपका 4th पॉइंट। तो हमने 3 डिस्कस कर लिए कि अगर मेरा म्यू ज़्यादा होगा तो मेरा क्या होगा, सो इफ म्यू इंक्रीजेस एंगल ऑफ डेविएशन, इसका मतलब ये हुआ कि म्यू ज़्यादा होगा। अब देखिए म्यू प्रोपोर्शनल टू c/v, म्यू इक्वल टू, तो म्यू किस पे प्रोपोर्शनल है, 1/v पे प्रोपोर्शनल है। तो अगर म्यू ज़्यादा है तो v वेलोसिटी कम होगी। इट मीन्स, अब देखो, अब मैंने कहा आपको कि म्यू मेरा ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज मोर, इट मीन्स उस मीडियम की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा का मीनिंग क्या हुआ कि मान लो अगर किसी रूम में 20 बच्चे हैं, ठीक है, और उसमें 20 ही आ सकते हैं, तो अगर मैं उसमें 30 बच्चे भर दूंगा तो उसकी डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स वहाँ पे थोड़ा बहुत चलने की पहले थी फैसिलिटी, अब क्या बिल्कुल पैक्ड है, वो हिल भी नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे अब सपोज करो, अब बात करूँ टेम्परेचर की, अब अगर मैं उस 30 वाले रूम की, जिस रूम की कैपेसिटी 20 स्टूडेंट्स की थी, अगर उसमें मैं सपोज करो उस रूम में आग लग गई, सपोज करो 20 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाले रूम में अगर आग लग गई तो क्या होगा, तो
इसका मीन्स क्या हुआ कि आग लगने का मतलब क्या हुआ कि वहां का टेम्परेचर बढ़ गया, वहां का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, तो वहां का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे ही टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो वो जो 30 बच्चे थे वो एक दूसरे को खदेड़ के भागने की स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर म्यू विल डिक्रीज, म्यू डिक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ने से म्यू आपका कम होगा और म्यू कम होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या फैक्टर किए, हमने फैक्टर किए हैं आज तो जल्दी से फैक्टर समझो आप, जल्दी से आपको समझाता हूं। सो रिवीजन एट ए ग्लांस करते हैं एक बार, तो ध्यान से सुनिएगा आपको समझ आएगा। तो क्या है, म्यू इंक्रीज होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करता है। ठीक, अब म्यू इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये C/V होता है तो यहां पर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, जिस मीडियम का म्यू ज्यादा होगा उस मीडियम की वेलोसिटी डिक्रीज होगी और उसका डेल्टा क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर 2, एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होगा तो म्यू ज्यादा होगा और डेल्टा भी ज्यादा होगा। भले ये होगा नहीं लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म के बढ़ने से ये बढ़ेगा और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस आई कैन राइट म्यू आल्सो इंक्रीजेस। नंबर 3, क्योंकि म्यू आपका C/V होता है एंड V इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है, तो C/λ म्यू। तो C कांस्टेंट है और किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो म्यू क्या होगा, म्यू इज C/λ। इट मीन्स म्यू आपका प्रोपोर्शनल टू 1/λ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब लैम्डा की बात करते हैं तो हमारे पास स्पेक्ट्रम है विब्स-ग्योर और नीचे से ऊपर जाते हुए ऊपर से नीचे जाते हुए आपकी लैम्डा इंक्रीज करता है। इट मीन्स यहां अगर 400 नैनोमीटर है तो यहां 750 नैनोमीटर। इट मीन्स while going from violet to red in the visible spectrum the wavelength of the light ray will increase। तो अगर लाइट रे की मीन्स इसमें क्या हुआ कि लैम्डा अगर इंक्रीज करेगा तो म्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एंड डेल्टा इज ऑल्सो डिक्रीज। ठीक, नंबर 4, इसका मतलब ये भी हुआ कि अब मुझे पता है कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो म्यू क्या होगा, इसके लिए कम होगा और डेल्टा कम होगा। ठीक, सिमिलरली वॉयलेट के लिए ये आपका कम होता है और म्यू वॉयलेट के लिए ज्यादा होगा और डेल वी भी ज्यादा होगा। 4th, टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने का मतलब ये हुआ कि म्यू कम हो जाएगा, म्यू कम हुआ तो डेल्टा भी कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी, म्यू बढ़ जाएगा, इट मीन्स डेल्टा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच योर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। सो नंबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नंबर 2 एंगल ऑफ प्रिज्म, नंबर 3 वेवलेंथ ऑफ लाइट, नंबर 4 temperature. Number 4 is temperature. The 5th factor is angle of incidence. Angle of incidence यही तो आता है एग्जाम में। तो ये 4 फैक्टर सिर्फ बताने के लिए हैं, लेकिन मेन फैक्टर क्या है कि किस एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है रिफ्रैक्टिंग साइड पर। तो किस एंगल पे लाइट इंसिडेंट है